हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइस, आप सभी को मैं अपने एक नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। डियर गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि हम जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनका अलग अलग यूजेज सीखेंगे। तो गाइस, यूजेज की सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है। इससे पहले मैं हूएवर, हूसोएवर और हूसो का यूजेज पढ़ा चुका हूँ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रोनाउंस हम पढ़ रहे हैं, किसी भी किस्म का प्रोनाउन हो, वो हमेशा या तो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है या तो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। प्रोनाउन को हम या तो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या हम उनको एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, जब से हमने प्रोनाउन शुरू किया है और उससे पहले जब हम नाउन पढ़ रहे थे तब भी मैंने केसेस ऑफ नाउन में बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आने वाले हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। तो गाइस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस मैं केसेस ऑफ नाउन का जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए गाइस, मैं यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता दूँ ताकि जो आज का वीडियो वो आपको आसानी से समझ आ जाए। गाइस, सब्जेक्टिव केस का मतलब है जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम करे। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस तब बनता है जब नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। कि वो नाउन या प्रोनाउन जो कि वर्ब से पहले आते हैं, मतलब वर्ब को फॉलो करते हैं, वो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। और वो नाउन और प्रोनाउन जो कि वर्ब के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। और गाइस, प्रोनाउन के जो हमारे शुरू वाले वीडियोज़ हैं उनमें मैं ये खास पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सेंटेंस में हम वर्ब लेते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं। हम सेंटेंस में जो वर्ब लेते हैं, वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। वर्ब सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो गाइज, अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाले हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केसेस के बारे में प्रॉपरली सीखना है तो आप मेरे केसेस ऑफ नाउन के जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। और गाइज, प्रोनाउन के जो शुरू वाले वीडियोज़ हैं उनमें भी मैं ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस के बारे में बता चुका हूँ, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूँ। सब्जेक्ट ऐसा लफ्ज़ है जो कि डूअर ऑफ द एक्शन हो, मतलब सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा उसको करने वाला हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। या हम सब्जेक्ट उसको कहते हैं विच गोज़ बिफोर ए वर्ब, मतलब ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब से पहले आ जाए या किसी वर्ब को फॉलो करे। और हम सब्जेक्ट उस लफ्ज़ को भी कहते हैं जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। लिखते वक्त या बोलते वक्त हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो गाइस, सब्जेक्ट के बारे में मैंने अभी 3 पॉइंट्स आपको बताई। सब्जेक्ट हम डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। या हम सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से पहले आ जाए, उस लफ्ज़ को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो हमेशा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और हम सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और गाइस, ऑब्जेक्ट हम उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी वर्ब के बाद आए या किसी प्रीपोजिशन के बाद आए। सेंटेंस में वो नाउन या प्रोनाउंस जो कि किसी वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, उनके बाद आ जाएं या किसी प्रीपोजिशन के बाद आएँ, जिस तरह विथ के बाद, एट के बाद, ऑन के बाद, अबाउट के बाद, टू के बाद, फार के बाद। इस तरह के जो हमारे प्रीपोजिशन से होते हैं उनके बाद जो इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। और गाइस, ऑब्जेक्ट से मतलब है ऐसा लफ्ज़ सेंटेंस में जिस पे किसी एक्शन का असर हो, मतलब जिस पे सेंटेंस में परफॉर्म किए जाने वाले एक्शन का असर हो, उसको भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स सब्जेक्ट के बारे में बताई और 3 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के बारे में। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब समझ आ गया होगा। डियर गाइस, अगर आप इनको डिटेल में और मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ रेफ़र कीजिए। केसेस ऑफ नाउन के वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को अलग डिस्कस किया है। ऑब्जेक्ट के जो 2 टाइप्स होते हैं
वो भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियोज़ आप ज़रूर देखेंगे और अपने जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ से क्लियर करेंगे। गाइस आज का जो हमारा वीडियो है वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम ऐसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे जो कि एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं। और गाइस रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं या सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आप किस तरह उनको पहचान सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केसेस को पहचानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोज़ देख लीजिए। चलिए गाइस हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम whomever और whomsoever का इस्तेमाल सीखेंगे। जिस तरह डियर गाइस मैंने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था, जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस से मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में रिलेशन दिखाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से, इसी तरह कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी रिलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो से पहले हमने whoever, whosoever और whoso को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। और गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सब्जेक्टिव केस ऑफ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे whomever, whosoever। आज का हमारा वीडियो है whomever, whomsoever पे। गाइस इनका मतलब है टू एनी वन एट ऑल, और या हम कह सकते हैं टू एनी पर्सन एट ऑल। whomever, whomsoever का मतलब है टू एनी वन एट ऑल, टू एनी पर्सन एट ऑल, मतलब जिससे भी या जिसे या जिससे या जिस किसी को भी। टू एनी वन एट ऑल, टू एनी पर्सन एट ऑल का मतलब है जिससे भी, जिससे, जिससे या जिसको भी। इस तरह हम इनका मीनिंग ले सकते हैं। whomever, whomsoever का मतलब है जिससे भी, जिससे या जिसको भी। इस तरह हम इनके मतलब गए। यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, इनको हम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात की जा रही हो तो हम वहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए ऑब्जेक्ट केस में whomever, whomsoever का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन आज हम 10 एग्जाम्पल इस पे डिस्कस करेंगे और उन 10 एग्जाम्पल्स को हम मीनिंग के साथ देखेंगे। और गाइज whomever की जगह पर हम whomsoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और गाइज कुछ दूसरे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं जो कि whomever की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो गाइज वीडियो को आखिर तक देखिए और सभी का प्रॉपर यूजेज सीखिए। पहला एग्जांपल है यू कैन इनवाइट whomever यू लाइक। यू कैन इनवाइट whomever यू लाइक, जिसे भी आप पसंद करते हैं, जिसे भी आप चाहते हैं, यू कैन इनवाइट कर सकते हैं। जिसे भी आप चाहते हैं या जिस किसी को भी आप चाहते हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। गिव इट टू whomever you want, give it to whomever you want। जिसे भी आप चाहते हैं उसे ये दीजिए, जिस किसी को भी आप चाहते हैं उसे ये दीजिए। give it to whomever you want, जिस किसी को भी आप चाहते हैं, जिसे भी आप चाहते हैं, जिसे आप चाहें, give it to, उसे दीजिए। गाइस जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियो में आपने सीखा कि हम whom के साथ कोई प्रीपोजिशन की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। whom के साथ टू whom, विथ whom, फ्रॉम whom, अबाउट whom, फॉर whom, इस तरह के प्रीपोजिशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन मीट whomever आई वांट टू। गाइस पहले इनके एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स में इनकी मीनिंग को देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ ये ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह इस्तेमाल। आई कैन मीट whomever आई वांट टू, जिससे मैं चाहूँ उससे मिल सकता हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ उससे मैं मिल सकता हूँ। जिससे यहाँ पे इसका मतलब बनेगा जिससे। whomever you want to send with me you can, whomever you want to send with me you can, जिससे भी आप मेरे साथ भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। you can मतलब you can send, आप भेज सकते हैं। यहाँ पे हम send का जो वर्ब है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। whomever you want to send with me, जिससे भी आप मेरे साथ भेजना चाहते हैं, you can, आप भेज सकते हैं। you can send with me whomever you want to, you can send with me whomever you want to, जिससे भी आप चाहें, whomever you want to, जिससे भी आप चाहें मेरे साथ भेज सकते हैं। I will take with me whomever you choose, जिसे भी आप चुनेंगे
जिसे भी आप चुनेंगे, whom ever you choose, जिसे भी आप चुनेंगे उसको मैं अपने साथ लूँगा। whom ever you choose मतलब जिसे भी आप चुनेंगे I will take with me, मैं अपने साथ उसे लूँगा। जिसे भी आप चुनेंगे मैं उसे अपने साथ लूँगा। whom ever you choose I will take with me, जिसे भी आप चुनेंगे मैं उसे अपने साथ लूँगा। तो गाइस यहाँ पर आपने देखे ये जो छठा और सातवां नंबर जो सेंटेंस है, इन सेंटेंसेस में whom ever का यूजेज जो है वो दो तरीक़ों से किया। और इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, चौथे और पाँचवें सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं whom ever का इस्तेमाल हमने दो तरीक़ों से किया है। गाइस अगर आपने मेरा इससे पहले जो वीडियो था सब्जेक्ट केस में ह्यूमन बींग्स के लिए जो इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो वीडियो अगर आपने देखा है तो वहाँ पर भी मैं बता चुका हूँ। और इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी बता चुका हूँ जो हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं या जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। वो सेंटेंस में दो स्टेटमेंट्स को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंस को मिलाने का भी काम करते हैं। और गाइज इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैं ये भी बता चुका हूँ कि हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को दो तरीक़ों से सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उनको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो उनको सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह देखें चौथे नंबर सेंटेंस में हमने whom ever को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया है और पाँचवें नंबर सेंटेंस में हमने whom ever को बीच में इस्तेमाल किया है। यू कैन सेंड विद मी, ये जो हमारा पूरा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और यू वांट टू सेंड, ये जो यू वांट टू सेंड यहाँ से हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो इन दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हमने यहाँ पर whom ever का बीच में इस्तेमाल किया है। और गाइज आप देख पा रहे हैं चौथे नंबर जो हमारा सेंटेंस है, चौथा नंबर जो हमारा सेंटेंस है, इसमें हमने whom ever को शुरू में इस्तेमाल किया है। और गाइज जिस तरह मैंने whoever का जो वीडियो था उसमें बताया था कि जो जब हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ जो हमारी पूरी स्टेटमेंट होगी या पूरी क्लास होगी या पूरा सेंटेंस होगा उसके बाद हम कामा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कामा डाल दिया। और पाँचवें नंबर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने कोई कामा नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे कामा डालने की, कामा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस को अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि whom ever जो है वो इन दो सेंटेंस को आपस में मिला रहा है। तो ये जब दो सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। यू कैन सेंड विद मी whom ever you want to। और गाइस छठे और सातवें सेंटेंस में आप देखें आई विल टेक विथ मी whom ever you choose, जिसे भी आप चुनेंगे मैं उसे अपने साथ लूँगा। यहाँ पर whom ever हमने बीच में इस्तेमाल किया है। आई विल टेक विथ मी यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस एक कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद यू चूज़, जिसे भी आप चुनते हैं, ये भी हमारा पूरा सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है, पूरा सेंस दिखा रहा है। इन दोनों के बीच में हमने whom ever का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर whom ever इन दो सेंटेंस को मिलाने का काम कर रहा है, इसलिए हम इनको कंजंक्टिव कंपाउंड प्रोनाउंस भी कहते हैं। जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउंस को कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, इसी तरह कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को कंपाउंड कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंस को मिला सकते हैं। whom ever you choose, गाइज यहाँ पर आप देखें whom ever को हमने शुरू में इस्तेमाल किया और छठे नंबर सेंटेंस में हमने whom ever को बीच में इस्तेमाल किया। इन सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, इन सेंटेंसेस की मीनिंग हम एक ही बनाते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। जिस तरह मैंने whoever के वीडियो में बताया था कि हम इनको दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सेंटेंस के बीच में, जहाँ पर दो स्टेटमेंट्स को मिलाया जाए वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही बनेगा। तो यहाँ पर ये चौथा और पाँचवा नंबर जो हमारा सेंटेंस है इन दोनों का मतलब एक ही है। छठा नंबर और सातवां नंबर जो हमारा सेंटेंस है इन दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ हमने इन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को हमने दो तरीक़ों से लिखा। एक शुरू में लिखा, जब हम शुरू में लिखेंगे तो उसके साथ जो स्टेटमेंट आएगी उसके साथ हम कामा डालेंगे, फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर हमने कामा डाला whom ever you choose, जिससे भी आप चुनेंगे, यहाँ पर हमने कामा दिया, फिर हम आई विल टेक विथ मी, फिर ये दूसरी हमने स्टेटमेंट लिखी, पूरा दूसरा जो सेंटेंस लिखा। तो गाइस जब हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो कामा डालना पड़ेगा उस सेंटेंस के साथ, उस स्टेटमेंट के साथ जो कि whom ever के साथ हो, वहाँ पर हम कामा डालेंगे और फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर हम बीच में लिखेंगे तो कामा डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर whom ever कामा की जगह पर आ जाता है और वो दो स्टेटमेंट्स को मिला रहा होता है। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा इन दो सेंटेंस का मतलब एक ही। अगर एक बार मैं फिर बता दूँ, whom ever you want to send with me you can, जिससे भी आप मेरे साथ भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, जिससे भी, जिस किसी को भी या जिसे भी आप मेरे साथ भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं।
यू कैन सेंड विथ मी whom एवर यू वांट। इस सेंटेंस का भी मतलब वही बनेगा जो कि चौथे नंबर सेंटेंस का बनता है। जिसे भी आप चाहते हैं जिससे भी आप भेजना चाहते हैं आप मेरे साथ भेज सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही बनता है। आई विल टेक विथ मी whom एवर यू चूज़। whom एवर यू चूज़ आई विल टेक विथ मी। जिससे भी आप चुनेंगे मैं उसे अपने साथ लूँगा। तो गाइस आप देख पा रहे हैं सेंटेंसेस का मतलब एक ही बन रहा है, लेकिन हमने इनको दो तरीकों में इस्तेमाल किया। एक सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि हम दो स्टेटमेंट्स के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं whoever के वीडियो में भी बता चुका हूँ। और गाइस जिस तरह अभी आपने देखा यहाँ पर whomever का मतलब है जिससे भी, जिस किसी को भी, मतलब टू एनी वन एट ऑल, टू एनी पर्सन एट ऑल, जिससे भी, जिस किसी को भी या जिसको भी। यू कैन इन्वाइट whomever यू लाइक। जिससे भी आप चाहें, जिससे भी आप पसंद करते हैं उससे आप इनवाइट कर सकते हैं। जिस किसी को भी आप पसंद करते हैं उससे आप इनवाइट कर सकते हैं, उससे आप दावत दे सकते हैं। जिस किसी को भी या जिसे भी। गिव इट टू whomever यू वांट। जिस किसी को भी आप चाहते हैं उसे ये दीजिए। जिस किसी को भी आप चाहते हैं उसे ये दी, मतलब यहाँ पे किसी शख्स की बात हो रही है। जिस किसी को भी आप, इस सेंटेंस में कहा जा रहा है जिस किसी को भी आप चाहते हैं इनवाइट कर सकते हैं, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। इस सेंटेंस में भी whomever हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आई कैन मीट whomever आई वांट टू। आई कैन मीट गाइस जिस तरह यहाँ पे मैंने टू whomever के साथ लिखा है और इस सेंटेंस में टू को हमने एंड में लिखा है। आप अगर चाहें तो टू को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। whom के साथ और whomever के साथ हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस पिछले वीडियोस में आप देखेंगे जब हम who को ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ जो है वो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। whomever you want to send with me you can send with me whomever you want। इन दोनों सेंटेंस का मतलब है जिसे भी आप चाहते हैं आप उसे मेरे साथ भेज सकते हैं। I will take with me whomever you choose I will take with me। जिसे भी आप चुनेंगे उससे मैं अपने साथ लूँगा। तो गाइस इनकी मैंने मीनिंग बता दी। अब यहाँ पर मैं बता दूँ जो whomever जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में एज एन ऑब्जेक्ट किस तरह ये फंक्शन कर रहा है। गाइस जिस तरह मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, जब हम जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है या कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है उसको छोड़ दें, आगे देखें कोई सब्जेक्ट आ रहा है, कोई वर्ब आ रहा है, मतलब वो किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट या किसी वर्ब से पहले आ रहा है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में है। देखिए यहाँ पर यू लाइक, यू सब्जेक्ट है, लाइक उसका वर्ब है, मतलब whomever जो है वो ये किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यू कैन इन्वाइट whomever, यहाँ से भी अगर आप देखें यू कैन इन्वाइट, यू सब्जेक्ट है, यू कैन इन्वाइट ये हमारा वर्ब है। और वर्ब के बाद हमेशा आने वाला, जिस तरह अभी मैंने बताया, वर्ब के बाद जो आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह भी अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। गिव इट टू whomever, जिस तरह अभी मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद आने वाला भी ऑब्जेक्ट में होता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, इसको अगर छोड़ दें तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर किसी सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहा है, किसी सब्जेक्ट वर्ब से पहले whomever आ रहा है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। मतलब कोई भी शख्स हो, किसी एक खास शख्स की बात नहीं होती यहाँ पर। आई कैन मीट whomever, यहाँ पर भी आप देखें ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ से देखें आई कैन मीट तो ये जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो आने वाले होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो whomever यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तो आप कहेंगे ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद आ गया तो हमने ऑब्जेक्ट क्या दिया। यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाले नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ से अगर आप जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउंस में मैंने केसेस को पहचानने के बारे में बताया था, यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ से तो हम नहीं पहचान सकते, यहाँ से मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन या कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ सब्जेक्ट और उसका वर्ब आ रहा है मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करना मतलब उसके पहले आना, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के पहले आ रहा है,
सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। गाइस यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ तो कोई इसका वर्ब नहीं है, फिर ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, कैसे हो गया। तो गाइस यहाँ पर आप देखें, जिस तरह मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस में बताया था आपको, जो हमारा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसको आप छोड़ दें। आगे देखें कोई सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट का वर्ब भी आ रहा है, तो वहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। whom एवर यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। और इस सेंटेंस में भी आप देखें, यू सब्जेक्ट है और उसका वर्ब वांट है और इसको फॉलो कर रहा है, मतलब इससे पहले जो आ रहा है whom एवर जो हमारा प्रोनाउन है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इस सेंटेंस में भी आप देखें, यू चूज़, यू सब्जेक्ट है, चूज़ वर्ब है और उसको फॉलो करने वाला, उससे पहले आने वाला जो हमारा प्रोनाउन है whom एवर, वो ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर भी आप देखें, यू हमारा सब्जेक्ट है, चूज़ हमारा वर्ब है और इस सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो कर रहा है, मतलब इस सब्जेक्ट और वर्ब से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो गाइज आप समझ गए किस तरह ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं, हम किस तरह इनको पहचान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है। चलिए अब मैं ये बता दूं, हमने यहाँ पर लिखा है whom एवर के साथ लिखा है whomsoever। यहाँ पर मैंने आपको whomsoever के बारे में तो नहीं बताया। तो गाइस इसमें यही है कि हम whom एवर की जगह पर whomsoever का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन इन्वाइट whom एवर यू लाइक, या हम कह सकते हैं यू कैन इन्वाइट whomsoever यू लाइक। whom एवर की जगह पर आप whomsoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिव इट टू whom एवर यू वांट, गिव इट टू whomsoever यू वांट, दोनों का मतलब एक ही होगा। whom एवर जिस किसी को भी, जिससे भी, जिसको भी, इस तरह मतलब बनता है। और whomsoever का भी मतलब यही है, जिस किसी को भी, जिससे भी। तो गाइस आप समझ गए, हम whom एवर की जगह पर whomsoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस में उनका मतलब एक ही होता है। whom एवर और whomsoever, इन दोनों को हम एम्फेसिस करने के लिए, मतलब जोर देकर बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने whosoever के वीडियो में बताया था, अगर आप चाहें तो whosoever को एम्फेसिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप whoever, whosoever और whoso को इस्तेमाल कर सकते हैं एम्फेसिस करने के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तीनों को अगर एम्फेसिस करके बोल रहे हैं तो आप तीनों को ही एम्फेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो whosoever को एम्फेसिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने बताया था whoever के वीडियो में। यहाँ पर भी मैं बता दूँ, आप whomever को भी एम्फेसिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें whomsoever को इस्तेमाल कर सकते हैं एम्फेसिस करने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है, या आपकी बोलचाल पे डिपेंड करता है, या आपकी बातचीत पे डिपेंड करता है कि आप किसको एम्फेसिस कर रहे हैं। अगर आप whomever को ही एम्फेसिस करके बोल रहे हैं तो whomsoever का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप whomever को ड्रॉप करके whomsoever को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी आप एम्फेसिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 3-4 और एग्जांपल्स देखते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। गाइस 8वां नंबर एग्जांपल देखते हैं। whomever you are playing with I know them, whomever you are playing with I know them। जिस किसी के साथ आप खेल रहे हैं उनको मैं जानता हूँ। I know them whomever you are playing with, जिस किसी के साथ आप खेल रहे हैं उनको मैं जानता हूँ। गाइस ये सेंटेंस मैंने 2 वेज में लिखा है। आप whomever को शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो whomever के साथ जो हमारी क्लास आ रही है इसके बाद हमें कामा देना पड़ता है। अगर आप बीच में इस्तेमाल करेंगे तो कामा देने की ज़रूरत नहीं होती। whomever you want you can write about, whomever you want you can write about, जिस किसी को भी आप चाहें you can write about, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जिस किसी को भी आप चाहें उसके बारे में आप लिख सकते हैं। whomever you want you can write about, जिस किसी को भी आप चाहें या जिस किसी के बारे में आप चाहें उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो गाइज ये थे 3 और एग्जांपल्स। whomever के हमने 10 एग्जांपल्स डिस्कस किए। गाइज whomever की जगह पर हम whomsoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। whomever की जगह पर आप whomsoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप whomever और whomsoever इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब या आप whomever का इस्तेमाल करें या आप whomsoever का इस्तेमाल करें। और गाइस जिस तरह अभी मैंने बताया ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की बात होती है तो उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस में whomever
और whomsoever का इस्तेमाल करते हैं। गाइस जिस तरह मैंने whoever, whosoever और whoso के वीडियो में बताया था कि इनको हम ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब whoever, whosoever और whoso को हम सब्जेक्टिव केस में तो इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ये तो आप जानते हैं। लेकिन whoever, whosoever और whoso को हम ऑब्जेक्टिव केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे जो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाले हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है वो है whomever और दूसरा है whomsoever। whomsoever, whomever, whomsoever इनको हम ऑब्जेक्टिव केस में ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। whomever और whomsoever जो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं इनकी जगह पर आप whoever, whosoever या whoso का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। whomever और whomsoever की जगह पर हम whoever, whosoever और whoso का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। whomever की जगह पर हम whoever का इस्तेमाल कर सकते हैं और whomsoever की जगह पर हम whosoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। इनको हम whoever, whosoever, whoso को हम सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इनको हम ऑब्जेक्टिव केस में भी ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। whomever की जगह पर whoever का इस्तेमाल कर सकते हैं और whomsoever की जगह पर whosoever का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, यू कैन इनवाइट whomever you like। जिस किसी को भी आप चाहते हैं, जिस किसी को भी आप पसंद करें उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, दावत दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया whomever। whomever की जगह पर आप whoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट whoever you like, यू कैन इनवाइट whoever you like। तो whomever की जगह पर आप whoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें whoever जो है वो किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर whoever एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है और मतलब सेंस वही निकलेगा जो whomever का होता है। और गाइस अगर whomsoever है तो whomsoever की जगह पर आप whosoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट whomsoever you like या आप कह सकते हैं यू कैन इनवाइट whosoever you like। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में फंक्शन करेगा क्योंकि ये whoever और whomsoever आप देख पा रहे हैं किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट और उसके वर्ब से पहले आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया whomever की जगह पर हम whoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में और whomsoever की जगह पर हम whosoever का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन गाइस एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर whomever या whomsoever किसी प्रीपोजिशन के साथ है, मतलब to whomever, from whomever, about whomever, with whomever, for whomever, इस तरह कोई प्रीपोजिशन उसके साथ है तो वहाँ पर हम उसको whoever या whosoever से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब वहाँ पर हम whoever और whosoever को ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियो में बताया था कि हु जो वो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, दैट भी अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता, गिव इट टू whomever you want, गिव इट टू whomever you want। जिस किसी को भी आप चाहते हैं, जिसे भी आप चाहते हैं उससे ये दीजिए, गिव इट टू whomever you want। तो गाइस इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं whomever जो है वो प्रीपोजिशन के साथ है, टू के साथ है, तो यहाँ पर हम whomever को रिप्लेस नहीं कर सकते whoever से। यहाँ पे टू के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन है इसके साथ हम whosoever या whosoever या whoever का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में नहीं कर सकते। तो गाइस ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ध्यान में रखनी है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहे। गाइस मज़ीद अच्छी और हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मुझसे जुड़े रहें। चलें गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।